बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इसके शिकार कौन से लोग होते हैं, इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इसके कितने इक़साम हैं, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है और इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। इस तमाम तर मामले के ऊपर आज हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई अपडेट्स आपको मिल सकें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन ही नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं और साथ ही साथ अब इसका शिकार मर्द भी हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस किस वजह से हो रहा है और कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, मतलब इसको करने वाले कौन से लोग हैं, तो उसमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें कोई अमीर गरीब होना ज़रूरी नहीं है, किसी का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, किसी का अनपढ़ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि जहनी मरीज़ हैं। मतलब वो लोग ये वायलेंस कर रहे होते हैं जो कि दिमागी तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्हें कोई बीमारी लाहक होती है या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो इस तरह से हुई होती है, या उनके ऊपर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको फ़ील होता है कि हमारे अंदर कोई खला जो है वो बाकी रह चुका है, तो वो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको बेहतर करने के लिए और अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है और इस बात को जानने की ज़रूरत है कि डोमेस्टिक वायलेंस की असल में इक़साम कितनी है। तो सबसे पहले तो इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो 4 हैं, जिसमें सबसे पहले आपका फ़िज़िकल अब्यूज़ आता है, फिर इकनॉमिक है, सेक्सुअल है एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है। ये 4 हैं और इसके साथ काफ़ी सारी और भी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन मेजर यही है जिसके साथ काफ़ी सारी और भी टाइप्स लिंक हो जाती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए फ़िज़िकल अब्यूज़ की, तो फ़िज़िकल अब्यूज़ को अमूमी तौर पर हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद बेईमाना किस्म का किया जाए तो वो फ़िज़िकल अब्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़िज़िकल अब्यूज़ अमूमी तौर पर थप्पड़ मारना, धक्का दे देना और फिर करते करते वो एक धप्पड़ से 2 धप्पड़ पे आ जाता है, 2 से 3 धप्पड़ पे आ जाता है, बाइटिंग करना, बाल खींचना, लेग पुलिंग करना, इसके अलावा आपके बाजू मरोड़ना, आपके हाथों को मरोड़ देना और उसके बाद जो है बड़े नुकसानात जो हैं वो आपके साथ करना कि आपको ज़्यादा तशद्दुद का शिकार करना। ये तो हो गया आपका फ़िज़िकल अब्यूज़। और इसके बाद जो है वो करते 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 चीज़ें इस हद तक बढ़ जाती हैं कि एंड में जो है वो या तो सुसाइड हो जाता है या मर्डर हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है इकनॉमिक जो है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इकनॉमिक अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस होता है ज़्यादातर शादी के ऊपर कि लड़कियों की बहुत जल्द शादी करवा दी जाए और लड़कों को भी हम ये नहीं देखते कि लड़का कमा रहा है या नहीं कमा रहा। तो इस तमाम तर चीज़ के बाद जो सबसे पहला और मेजर जो एक चीज़ है जहाँ से अब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है वो इकनॉमिक है। हमारे यहाँ लड़की को सबक देने के लिए, उसको दबा के रखने के लिए उसको इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन किया जाता है, उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, लड़कियों को नान नफ़क़े के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे मर्द भी हैं हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन को कहते हैं कि आप जो हैं वो पैसे कमा के लाएँ, आप कमाई करें और हम जो है वो बैठ के खाएँ। और इसके अलावा जो है ख़वातीन को घरेलू जो उसकी ज़रूरियात हैं वो भी उसकी पूरी नहीं की जाती और उसके बच्चों की भी नहीं की जाती, जिस वजह से ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और जो क्राइम है उसके थ्रू जाकर अपनी जो फाइनेंशियल उसकी नीड्स हैं उसको पूरी करने की कोशिश कर रही होती हैं, जिस वजह से और भी बहुत से जराइम पैदा होते हैं। और फिर जब वो क्राइम जो है उससे एक्सपोज हो जाती हैं लड़कियां, तो उनके फैमिलीज़ और उसके बच्चे और उसकी पूरी की पूरी जो एक सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और ये चीज़ भी करते करते सुसाइड एंड मर्डर तक जाती है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है सेक्सुअल अब्यूज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसको समझना जो है वो थोड़ा सा आसान है, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो हो रही हैं। अमूमी तौर पर अगर बात की जाए तो जो इसकी डेफिनेशन है वो तो यही है कि जी अगर आपको आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई टच भी करता है तो वो भी सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। लेकिन उसके बाद जो इसकी डिफरेंट जो इसकी टाइप्स आती हैं उसमें जो ख़वातीन घर से बाहर जाती हैं, जब वो जॉब कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी बाज़ औक़ात लड़कियां जॉब कर रही होती हैं और उनको करना पड़ता है बाज़ औक़ात अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ से उनका जो सेक्शुअल अब्यूज़ है वो स्टार्ट हो जाता है और इस हवाले से लड़कियाँ काफ़ी सारी टॉर्चर होती हैं, उनकी लाइफ जो है वो तबाह हो जाती है और ये चीज़ भी मर्डर एंड सुसाइड तक पहुँच जाती है।
फिर उसके बाद जो आता है सबसे ख़तरनाक तरीन जो एब्यूज़ है इस वक्त वो है जी आपका साइकोलॉजिकल एब्यूज़, साइकोलॉजिकल जो टॉर्चर है, वायलेंस है, उसका शिकार इस वक्त ना सिर्फ मर्द हैं बल्कि औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, दोनों इसका शिकार हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं औरतों की कि औरतों को किस तरह से जो है वो इसका सामना करना पड़ा, बल्कि दोनों की बात करते हैं। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ दोनों जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को साइकोलॉजिकल जो एब्यूज़ है उसका स्टार्ट वो करते हैं, एक दूसरे की रंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा रंग ऐसा, इसका ऐसा है, उसकी शक्ल के फीचर्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं, फिर उसकी नस्लों पे जाते हैं, नस्लों का ताना एक दूसरे को देना, फिर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की जिस्मानी जो उनकी चीज़ें हैं उस हवाले से एक दूसरे को ताने देना, उनको टॉर्चर करना और उनको दिन रात एक ही बात करते रहना और एक दूसरे को ये फील कराना कि मतलब तुम्हें जो तुम्हारी रिजेम्बलेंस है उस हवाले से उसको टॉर्चर करना। तो फिर लड़कियां भी उस बंदे से बहुत ज़्यादा इस हवाले से उसको भी कोशिश करती हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोवोक करें और लड़के भी कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है फिर एक दूसरे की फैमिलीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है, जिस हवाले से जो घर का माहौल है वो अमूमी तौर पर तशद्दुद की तरफ जाता है या घर का जो माहौल है वो पीसफुल नहीं रहता। उसमें ख़वातीन जो है वो भी अपने जो उनका पार्टनर है उसको प्रोवोक कर रही होती हैं फैमिली के हवाले से कि तुम्हारी फैमिली ने ये कर दिया, ये इशू है, वो इशू है, फैमिली के हवाले से उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और मर्द हजरात भी अमूमी तौर पर ख़वातीन को उनकी फैमिलीज़ और उनके बैकग्राउंड के हवाले से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, जो कि फिर नौबत फिर फ़िज़िकल अब्यूज़ पे आ जाती है, फिर इकनॉमिक अब्यूज़ पे आ जाती है और करते करते वो चीज़ें कत्ल गारत तक पहुँच जाती हैं या सुसाइड तक पहुँच जाती हैं, जिसमें मर्द भी बहुत से सुसाइड कर लेते हैं और ख़वातीन भी कर लेती हैं और ये चीज़ें हमारे माशरे में बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं। नाज़रीन, आजकल अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में भी इस तरह के बहुत से टॉर्चर हमें नज़र आते हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ा हाई फाई केस जो है वो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में हुआ। इससे पहले भी काफ़ी सारे केसेस ऐसे थे जो हुए हैं लेकिन हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं वो इस वजह से कि वो जो है बहुत ज़्यादा एलीट केसेस होते हैं जिनको हाईलाइट कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली सारा इनाम एंड शाहनवाज अमीर वाला जो मामला था वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है हम सबके सामने कि किस तरह से एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की जो है वो इस वायलेंस का शिकार हुई है, अपने हामन के हाथों उसका कत्ल हुआ। और बताया ये जा रहा है कि इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल थी, लेकिन वही बात है कि फिर मर्द में एक हालात ये कमी थी कि वो जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें हमारे सामने आई कि वो जो मर्द था वो नशा करता था। और अमूमी तौर पर जो रिसर्च है उसमें भी ये चीज़ आई है कि जो ड्रग एडिक्ट पीपल हैं, जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो जो हैं वो ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेशन जो है उनकी वजह से होती है और बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है उनकी वजह से मौत के घाट उतर जाती हैं। अच्छा जी, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जाने इसकी रोकथाम के लिए, क्या कहाँ पर जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं? तो इस हवाले से UN वुमेन नामी इदारा है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रहा है। वो इस वक्त 85 से ज़ायद ममालिक के अंदर काम कर रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के हवाले से और इसकी रोकथाम के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों का सर्वे किया जा रहा है कि क्या वजह है, लड़ाई की क्या वजह है, तशद्दुद की क्या वजह है, क्यों ज़्यादातर ख़वातीन इसका शिकार हो रही हैं और अब मर्द भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो इस तमाम चीज़ों को समझने के लिए और इनके ऊपर काम करने के लिए और इनकी रोकथाम के हवाले से काफ़ी सारे सर्विस जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। UN वुमेन नामी इदारा जिन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है वो ये कहते हैं कि हर 3 में से एक जो लड़की है वो इस वक्त जिस्मानी और जो जिनसी तशद्दुद है उसका शिकार हो रही है। उसके बाद वो ये लिखते हैं कि जी 40% ख़वातीन पूरी दुनिया में ऐसी हैं जो अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो जिनसी है, उस हवाले से मुआवनत हासिल करती हैं और उसमें से भी सिर्फ 10% ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने हवाले से जो है वो पुलिस तक जाती हैं या पुलिस के पास जाती हैं और उनसे मुआवनत तलब करती हैं या मदद तलब करती हैं। उसके अलावा जो ख़वातीन है वो इस हवाले से कोई किसी किस्म का कोई भी इक़दाम नहीं कर पाती। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि दुनिया में 50 से 60% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपने करीबी और खूनी रिश्तों के हाथों कत्ल हो जाती हैं, मौत के घाट उतर जाती हैं। तो ये बड़ी एक लर्ज़ा हेज़ और बड़ी एक दिल दहला देने वाली एक बात है कि
मतलब बहुत सी ख़वातीन 50 से 60% ख़वातीन जिनका कत्ल हो जाता है, जिनको मार दिया जाता है, मौत की घाट उतार दिया जाता है, वो कोई आम या गैर लोग नहीं होते, बल्कि उनके हामद होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उनके शोहर होते हैं, उनके बाप होते हैं, उनके चाचा ताया मामू ये लोग होते हैं जो कभी गैरत के नाम पर कभी उनके ऊपर एसिड फेंक देते हैं, कभी बीवियों को मार देते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो खूनी रिश्ते जो हैं वो करते हैं, करीबी रिश्ते जो हैं वो करते हैं। अब इसकी रोकथाम के हवाले से तो वो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस हवाले से हमने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी है, मर्दों को हमने एजुकेट करना है, फैमिलीज़ को हमने एजुकेशन देनी है, उनको एजुकेट करना है कि अपने घर को कैसे पीसफुल बनाया जाए, घरेलू तशद्दुद को कैसे कम किया जाए। इस हवाले से काफ़ी सारे काम भी हो रहे हैं और उनका ये दावा है कि 2030 तक जो है वो हम तकरीबन इस डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल वो इसमें कामयाब कितना होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी 2022 है और अब देखते हैं कि 2030 तक क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ख़त्म होगा या मज़ीद इसमें जो है तेज़ी आएगी। ये तमाम तर चीज़ें वक्त के साथ पता चलेंगी। अब बातें हैं जी कि इस हवाले से क्या इक़दाम होने चाहिए, क्या विक्टिम ख़ुद को इससे कैसे सेव कर सकता है, उसके पास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से काम हैं जो करके वो ख़ुद को डोमेस्टिक वायलेंस से बचा सकता है। बहुत से अच्छे जो हमारे बहुत बड़े बड़े तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं, कंसल्टेंट हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आपको ट्रेन कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा तफसीली इस पर गुफ्तगू की है और काउंसलिंग भी की हुई है लोगों की बहुत से। लेकिन कुछ शॉर्ट में बताती हूँ जिसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो बार बार किया गया है। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जी अपनी बेटियों को, अपनी जो बहनें हैं उनको आप फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो फाइनेंशली ख़ुद को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जब फाइनेंशली ख़ुद को सपोर्ट कर सकती हैं तो वो ईज़िली कहीं पर भी सर्वाइव कर पा रही होती हैं। जब आप फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते तो डेफिनेटली फिर आपके ऊपर ये चीज़ें आम हो जाती हैं। तो ख़वातीन को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो इसी बात पे है कि लड़कियों की बहुत जल्द शादी हो जाए और बाकी वो अपने घर में रहें और घर में जो भी वो करती रहें, जैसा भी वो करें, जैसा भी उनके साथ सलूक रवा रखा जाए। तो हमारा एक फेमस कोट भी है कि जी आपकी डोली जाएगी और वहाँ से आपकी मैयत ही आई है, वैसे आपने वापस नहीं आना। तो बहुत सी सोसाइटी की ऐसी चीज़ें हैं कि वो वापस आना भी चाहे, उसकी फैमिली से एक्सेप्ट भी करना चाहे, लेकिन उसकी सोसाइटी उसे जीने नहीं देती। तो बहुत सी लड़कियां जो है वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं और वो इस वायलेंस के शिकार होती हैं। और उस वायलेंस के शिकार वो खुद ही नहीं होती, बल्कि वो फिर अपने जो आने वाली नस्ल है उसकी तरबियत जो है वो नहीं कर पा रही होती जो उसे करनी चाहिए। तो वो फिर जो नस्ल तैयार करती है वो भी बड़े होकर डोमेस्टिक वायलेंस ही का या तो शिकार होते हैं या वो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें ख़वातीन का क्या किरदार हो सकता है, इस हवाले से वो ये भी कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं अगर वो समझती हैं कि वो इसको बियर नहीं कर पाएंगी, वो मज़ीद इसमें नहीं चल पाएंगी, मतलब कितना टाइम आप उसको बियर करते रहेंगे, तो उस सूरत में आप अगर उस बंदे से जो इतना ज़्यादा आपके ऊपर वायलेंस कर रहा है तो उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें। ये ना हो कि आप 60 साल बाद कहें कि जी मैंने तो अपनी लाइफ तबाह कर दी, और 60 साल बाद जब आप किसी जगह पे किसी मुकाम पे पहुंचे तो आप ये ना कहें कि मैंने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ज़ाया कर दिया, क्या वजह थी। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप या तो कत्ल हो जाएं या आप सुसाइड कर लें, उससे बेहतर है या आप एसिड का शिकार हो जाएं या आप किसी और चीज़ का, या आपके जो आने वाली नस्ल है वो इसका शिकार होती रहे, या वो जो है वो ये सीख के वो भी यही काम करे। इससे बेहतर है कि डिसीजन ले लेना चाहिए और अपने आप को आगे जो है बढ़ाने की और अपनी ज़िंदगी को आगे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जाए। दूसरा जो ऑप्शन वो ये बताते हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते, आप उस शख्स से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते, तो आप उसमें बेहतर जो तरीका है वो ये करें कि आप उस इंसान को बेहतरीन माहौल फराहम करने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर ऐसी क्या खला है, क्या कमी है कि जिसकी वजह से वो ये तमाम तर चीज़ें कर रहा है। उसको समझने की कोशिश करें, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करने की कोशिश करें, उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करें, उसके मेंटोर्स के साथ उसकी काउंसलिंग कराएं और उसके अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढें। अगर आपने उसके साथ चलना है तो उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अपनी पॉजिटिविटी को उसमें इंक्लूड करें,
اور کوشش یہ کریں کہ اس کو جو چیز بہتر لگ رہی ہے اس چیز کے لیے اس کو زیادہ اس کے اوپر توجہ دی جائے، نہ کہ ان چیزوں کے اوپر جو اس کو بری لگ رہی ہے جس سے وہ پرووک ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک دوسری ہے، اور اس حوالے سے مولانا رومی بھی کہتے ہیں کہ جی حد سے زیادہ محبت، حد سے زیادہ پیار جو ہے وہ ایک شیطان کو بھی آپ کا مرید بنا سکتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ شیطان کو مطلب بگڑے ہوئے انسان کو بہتر کر سکتی ہے۔ تو یہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ ضرور کریں۔ اور اس کے بعد جو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ہم تمام تر ریسرچ اور تمام تر تجزیوں کے بعد اگر کسی چیز پہ آتے ہیں تو وہ ہے اسلام۔ ہمارا اسلام جو ہے اس نے ہمیں بہت بہترین ایک زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر قدم پر ہمیں جو ہے وہ زندگی میں بہتری لانے ہے، امن اور سکون کی زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں جن کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں اور ہم دنیاوی چیزوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو اسلام ہے اس میں سب سے پہلے تو خواتین اور جو مرد ہیں ان سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ایک دنیا ہے، دونوں کو اپنے ساتھ مل کر رہنا، امن قائم رکھنا، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا۔ اور نبی پاک نے گھریلو جو امن ہے، گھریلو جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی اس حوالے سے بہت زیادہ کام بھی کیا تاکہ اپنی امت جو ہے ان کی وہ اس سے سبق حاصل کر سکے، اور اس حوالے سے کئی احادیث بھی موجود ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے گھر کو بہتر رکھتے تھے، کیونکہ مرد جو ہے وہ زیادہ گھر کو بہتر چلا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو عورت کے حوالے سے بھی ہے کہ جی عورت جو ہے وہ بھی کیونکہ گھر کو چلانے والی یا گھر کا جو سربراہ ہے وہ عورت ہے، تو عورت کو امن کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں اللہ نے جو ہے خواتین اور مردوں دونوں کے لیے صبر کی تلقین بھی کی ہے، تو صبر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ گھریلو تشدد کو ختم کر سکتے ہیں، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کو مزید جو ہے وہ بڑھانے سے روکنا چاہیں، تو آپ اسلامک قوانین، اسلامک طور طریقوں سے زندگی گزارنا شروع کریں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو، آپ کے گھر میں امن برقرار رہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ قتل و غارت اور سوسائڈ تک نہ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سمپل بنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم سمپلسٹی کی طرف جاتے ہیں تو یقینی طور پر زندگی بہتر ہونے کے بہت زیادہ چانسز بن جاتے ہیں۔ بہرحال ہر انسان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے لائف کا۔ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس حوالے سے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں، اپنا قیمتی جو پوائنٹ آف ویو ہے ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے کے بعد